जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों एक और अपडेट आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो आपको पता है कि आपका जो है फर्स्ट ईयर के थ्योरी एग्जाम, आपके फाइनल थ्योरी एग्जाम चल रहे हैं। तो इसका आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। जिसके आपको पता है कल के टाइम में आपका इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का पेपर है, आपको पता है ना। तो इस क्वेश्चन पेपर जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ये आपका जो पेपर है 2018-19 का पेपर है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन सीरीज को हम जो है सॉल्व करने वाले हैं। आपके 2018-19 के आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर दो सेशन में बटा होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो आपका सेशन सॉल्व करेंगे वो सेक्शन ए आपका जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपको पता है 2-2 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं, तो इसी हिसाब से इस क्वेश्चन को अपन को लिखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के हम जो है आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों बताएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको जो है इनके क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। इसके बाद अपन जो है सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी एग्रीकल्चर की जानकारी या हॉर्टिकल्चर की जानकारी सबसे पहले एग्री जर्नी आपको प्रोवाइड कराता है। तो आप जो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। ठीक है, क्योंकि उन सब चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है आगे की और सीरीज़ बनाने का। ठीक है, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, मिलते हैं अपन इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि मजदूरी की समस्या। ठीक है, कृषि मजदूरी की समस्या, इसके बाद ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, मतलब कृषि में मजदूरों की समस्या क्या है, ये अपने को लिखनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। इसका आंसर आप देख सकते हैं सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए में अपन चलें तो आप देख सकते हैं ये सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर है, मतलब भारत में कृषि मजदूरों की जो है समस्या क्या है। तो समस्या आप देख सकते हैं, भारतीय कृषि में मौसमी लक्षणों के कारण खेतीहारी मजदूरों के पास पूर्वकालीन रोजगार नहीं है, मतलब खेतीहारी मजदूरों के पास पूर्वकालीन रोजगार नहीं है। कृषि कार्य को बढ़ाने के लिए गहन खेती और सिंचाई विस्तार दोनों की बहुत ज़रूरत है, मतलब गहन खेती मतलब लगातार खेती और सिंचाई की में विस्तार की दोनों की बहुत आवश्यकता है। दोहरी फसल होगी और पूरे साल रोजगार मिलेगा। अगर आप दोहरी फसल मतलब अपनाते हो तो पूरे साल जो है कृषि में मजदूर होते हैं उनको रोजगार प्राप्त होगा। तो ये इसका जो है मतलब है, इतनी आपकी सफिशिएंट परिभाषा है। अगर आप इतनी जो है डेफिनेशन लिखते हो उस क्वेश्चन के लिए तो इतना सफिशिएंट है। 2 नंबर के लिए उन्होंने मेंशन भी कर रखा है कि 50 शब्दों में उसका आंसर लिखे, तो मिनिमम ये जो है 50 शब्द हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी है, बिकॉज ऑफ सेजिशनल characters of Indian agriculture, the farm labor do not have full-time employment. Both intensive cultivation and extension of irrigation are very much required to increase agricultural work. There will be drought, cropping and employment will be available for the whole years. तो ये आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका कि आवश्यकता के निर्वाहक तत्व, फैक्टर डिटरमाइन वांट्स, यानी आवश्यकता के निर्वाहक तत्व। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में थोड़ी टफ होती है, इकोनॉमिक्स की आपको पता है लैंग्वेज बड़ी टफ होती है, इसलिए इंग्लिश में ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा इंग्लिश को। ठीक है, सेक्शन ए का अपन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप लोगों को जो है क्या लिखना था, आवश्यकता उनके निर्धारित उनको कारकों को लिखना था। तो आपको पता है कि 9 कारक हैं। ठीक है, आवश्यकता के आधार पर निर्धारित के कितने कारक हैं? 9 कारक हैं। तो ये 9 कारक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीधे सीधे ऐसे लिख के आएंगे तो आपको 2 नंबर के पक्के हैं, कहीं नहीं कटने वाले। ठीक है, तो सबसे पहला आपका है उपभोक्ता की आय और आर्थिक स्थिति। सेकंड आपका है स्वाद और प्रगति, एक आदमी की आदत, एक आदमी का व्यवसाय, सामाजिक स्थिति, जीवन स्तर, देश के प्राकृतिक स्थिति और जलवायु, समय और समुदाय की कीमत। तो ये इतनी चीज़ें अगर आप लिख के आ जाओगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा अगर इनके अंदर भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इतना 2 नंबर के लिए जो है सही है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं ये आपके जो है इकोनॉमिकली 9 फैक्टर हैं। ठीक है, द फॉलोइंग पॉइंट हाईलाइट्स ऑफ 9 फैक्टर डिटरमाइन टू क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो ये देख सकते हैं आप, ये 9 आपके फैक्टर कारक है, इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अपन बात करते हैं सेक्शन ए में थर्ड क्वेश्चन की। तो सेक्शन ए में आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है उपभोक्ता की बचत। ठीक है, कंज्यूमर, उपभोक्ता की बचत। तो इसके बारे उपभोक्ता की बचत के बारे में लिखना है। छोटी छोटी परिभाषा है, 2-2 नंबर में आती है, आपको पता है। ठीक है, तो थर्ड नंबर का आपका क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं उपभोक्ता की बचत में आप ये लिख सकते हैं कि उपभोक्ता बचत उपभोक्ता लाभों का एक आर्थिक माप है। एक उपभोक्ता बचत तब होती है जब उपभोक्ता की किसी उत्पाद या सेवा के लिए जो कीमत चुकाते हैं उस
वह उस कीमत से कम होती है जो वे भुगतान करने को तैयार करते हैं। तो इतनी चीज़ आप लिख सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट है वो है, एक उपभोक्ता बचत तब होती है जब उपभोक्ता किसी उत्पाद या सेवा के लिए जो कीमत चुकाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, कंज्यूमर पूरा ये आप इंग्लिश में रीड करके लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको बताएं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो देखिए कृषि मजदूरों में, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, ठीक है। कृषि मजदूरों में समस्या। सेकंड आपका उपभोक्ता वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बचत के बारे में इसको भी एक बार लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। थर्ड आपका फोर्थ IMP, मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, कि भूमि के उत्पादन के साधन के रूप है, मतलब लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। भूमि में एक उत्पादन के साधन के रूप में, ठीक है, यानी फैक्टर के कारक को लिखना है। तो एक क्वेश्चन नंबर का 4 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन ए में, तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 4 आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि उत्पादन का पहला कारक भूमि है, ठीक है। मतलब जो उत्पादन होता है यानी उसका सबसे पहला फैक्टर क्या है, लैंड है, यानी आपकी भूमि है। लेकिन इसमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला कोई भी प्राकृतिक संसाधन शामिल है। इसमें सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि जमीन में आने वाली हर चीज शामिल है। कुछ सामान्य भूमि या प्राकृतिक संसाधन, पानी, तेल, तांबा, प्राकृतिक जैसे कोयला और जंगल। ये क्वेश्चन आप नॉर्मली बना के भी लिख सकते हो, है ना। उसने उत्पादन के कारक पूछे, अपने से प्रोडक्टिविटी के फैक्टर पूछे, तो ये क्वेश्चन जो है जनरली आप क्या बना के भी लिख सकते हो। बड़े ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर भी आप जो है स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। सेक्शन ए में लास्ट क्वेश्चन की अगर आपसे बात करें सेक्शन ए में, तो सेक्शन ए में आपका लास्ट क्वेश्चन है पारिवारिक बजट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैमिली बजट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पारिवारिक बजट के बारे में अपन रीड देखेंगे कि पारिवारिक बजट के बारे में क्या है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कॉलेजेस में सिलेबस और आपका जो है हुआ नहीं है, तो स्टूडेंट्स बड़े परेशान हैं। इसी वजह से जो है आप लोग के लिए चीज़ें लेके आए, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका जो 5 है उसमें पारिवारिक बजट यानी फैमिली बजट के बारे में बात की गई है। तो आप देख सकते हैं फैमिली बजट के बारे में, ये चीज़ आप नॉर्मली बना के भी लिख सकते हो, फैमिली बजट, है ना। एक बजट एक निर्दिष्ट भविष्य की अवधि के राजस्व और व्यय का अनुमान है। आमतौर पर ये थोड़ी परिभाषा टफ है, ठीक है। आप नॉर्मली इस चीज़ को बना के भी लिख सकते हो, क्योंकि जो परिभाषा इनके जो हिंदी में शब्द है बड़े टफ है, ठीक है। इनको याद करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इन सब चीज़ों को आप नॉर्मली बना के भी लिख सकते हो कि पारिवारिक बजट क्या होता है। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है ना, उसके अंदर ही उस चीज़ का आंसर छिपा होता है। तो पारिवारिक बजट आप नॉर्मली बना के लिख सकते हो आधे पेज का, ठीक है। तो 2 नंबर आपको आराम से दे देगा, कोई समस्या वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब अपन करेंगे सेक्शन बी को सॉल्व। तो सेक्शन बी में अपन चलते हैं किसके साइड। सबसे पहले आपको पता है सेक्शन बी में एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 5 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये आपको पता है, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन जो अटेंड करने रहते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इस क्वेश्चन पे हो सके तो 10 स्टार लगा ले, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है ये। माल्थन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्या माल्थन का जनसंख्या सिद्धांत भारत में लागू होता है? एग्जाम्पल द माल्थन थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन इज माल्थन थ्योरी इज एप्लीकेबल इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे, माल्थन थ्योरी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। तो सेक्शन बी में आप देख सकते हैं 10 नंबर के हिसाब से आपको जितना मैं बता रहा हूँ उतना लिखना पड़ेगा, 10 नंबर से आपको पता है, ठीक है। तो माल्थन थ्योरी का परिचय सबसे पहले आपको लिखना है, ठीक है। किसी भी चीज़ का अगर आप परिचय लिखते हो ना, तो वो सामने वाला जो प्रोफेसर कॉपी चेक करता है उसको लगता है कि हाँ इस बंदे को थोड़ी ना थोड़ी नॉलेज है कहीं ना कहीं इस चीज़ का। तो पहले तो आपको माल्थन थ्योरी का परिचय लिखना है, ठीक है। परिचय में आपको मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है कि रॉबर्ट थॉमसन माल्थन, इनका पूरा नाम क्या था, रॉबर्ट माल्थन, यानी 1776 में इनका जन्म हुआ और उनकी जो है डेथ 1834 में हुई। जनसंख्या के बारे में अपने विचारों की प्रसिद्धि पुस्तक का नाम बिल्कुल ही अपने याद रखना है, इंसेंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है इनकी भाई, इंसेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन प्रतिपादित किया, क्योंकि यह 1758 में प्रकाशित हुई, समाज के भविष्य और सुधार को प्रभावित करता है। माल्थन ने अपने पिता गॉडविन द्वारा साझा किए गए प्रचलित आशावाद के खिलाफ विद्रोह किया, मनुष्य के बंधनों को हटा दिया जाए जो पूर्ण स्थिति प्राप्त की जा सके। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने 1803 में प्रकाशित हुई ईजी के दूसरे संस्करण में अपने शोधों में शामिल किया। तो इन सब चीज़ों के आपको लिखना है,
ठीक है, मालथन का ये परिचय हो गया। इसके बाद अगर बात करें मालथन के कुछ सिद्धांत भी थे, तो इन सिद्धांतों को आप लिख सकते हो, इनको ध्यान से एक बार रीड करें, लिख लें इन सब चीज़ों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बना के भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है जब आप एक किसी भी चीज़ की एक बार रीड करते हो ना मन से, तो वो चीज़ बहुत ही दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ क्लिक हो जाती है। उस टाइम पे अपने को याद आ जाता है कि हाँ भाई मालथन थ्योरी के बारे में ये चीज़ें पढ़ी थी, तो आपको 10 चीज़ों में से कहीं ना कहीं 5 या 4 चीज़ें बिल्कुल याद रहती हैं। तो इसीलिए एक बार इसको रीड कर लें। आपको एक बार अगर परिभाषा समझ में आ रही, मैं ये नहीं कह रहा कि आप टिप टू इन सब चीज़ों को याद करें, ये टिप टू किसी से याद नहीं होने वाली, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को एक बार रीड कर लें और लिख लें कॉपी में। नॉर्मली चीज़ें आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। मनुष्य के अस्तित्व में भोजन की आवश्यकता, ये नॉर्मली चीज़ें हैं, बस अस्तित्व जुड़ गया तो अपनों को याद करने में दिक्कत आएगी, इसलिए इन सब चीज़ों को आप बना के लिख सकते हो। तो ये पूरा इनका क्वेश्चन है 10 नंबर का, इसको आप लिख लिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें क्या रखिएगा कि इसमें डायग्राम आपको जरूर बनाना है, ठीक है। क्या ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है, ग्राफ के बारे में पूरी जानकारी देनी है, इस ग्राफ को एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर मूलतन के सिद्धांत की आलोचना भी हुई भाई, किसी बहुत से लोग ने आलोचना भी की कि भाई यहाँ पे गलत था, यहाँ पे चीज़ें गलत थी, तो इनको भी आपको 2-2 पॉइंट जो है इनकी आलोचनाओं के बारे में भी लिखना है, जनशक्ति पहलू की उपेक्षा, है ना। तो ये आप जब इतनी चीज़ें लिख देंगे तो आराम से आपको जो है प्रोफेसर 10 नंबर आपको जो है दे देगा, ठीक है। तो इनको आपको एक बार जरूर रीड करना है, इनको एक बार जरूर लिख लेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन बी में अपन बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। तो सेक्शन बी में जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो है मांग की लोच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मांग की लोच को परिभाषित कर उक्त कारकों को बताए जो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिस्क्राइब द फैक्टर विच डिटरमाइन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में लिखना है। तो ठीक है, अपन बात करते हैं इलास्टिसिटी के बारे में, ठीक है। इलास्टिसिटी के बारे में सेक्शन बी में आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सेक्शन बी में अपन ये को आपको दिख रहा होगा इसकी परिभाषा, डिफाइन इलास्टिसिटी। पहले आपको क्या उसने पहले आपसे पूछा है कि जो है किसको डिफाइन कीजिए, इलास्टिसिटी को, ठीक है। तो अपने को मांग को जो है डिफाइन करना है, तो इतनी आपको परिभाषा मांग में लिख देनी है। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन उसकी मांग को प्रभावित करता है। मांग की मात्रा के साथ प्रतिशत मूल्य परिवर्तन की तुलना करके हम मांग की लोच या मांग की प्रतिक्रिया की डिग्री पा सकते हैं। इस लेख में हम मांग की लोच की अवधारणा को देखते हैं और उनके विभिन्न प्रकारों पर एक त्वरित नजर डालते हैं। अब देखो उसने अपने से फैक्टर भी पूछे थे कि मतलब इलास्टिसिटी डिफाइन कीजिए और उसके फैक्टर भी बताइए। तो आपको पता है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले फैक्टर, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो फैक्टर है वस्तु की प्रगति। भाई अपन देखो इनके अंदर का तो याद नहीं कर सकते, बट वस्तु की प्रगति भाई इसके बारे में तो बना के लिख सकते हैं ना, ठीक है। बेसिक चीजें हैं, बस आपको क्या इनकी परिभाषा याद रखनी है, भाई कौन कौन से फैक्टर थे, वस्तु की प्रगति। अब इसके बारे में आप क्या सकते हैं, बना के लिख सकते हैं। और नॉर्मल चीजें दी हुई है, जब किसी वस्तु की मांग की लोच उसकी प्रगति प्रभावित होती है ना, तो ये सब चीज़ आप जो लिख सकते हो, जनरल चीज़ें हैं। बस आपको क्या रखना है, इसके फैक्टर कारक याद रखने हैं। जैसे पहला आपका वस्तु की प्रगति, सेकंड आपका विकल्प की उपलब्धता, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं आय का स्तर। बस आपको शब्द मिल जाए उसके बाद तो आप कुछ भी लिख सकते हो, प्रोफेसर इतनी डीपली चेक नहीं करने वाला, ठीक है। उपभोक्ता की स्थगन, उपयोगों की जनसंख्या, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो नॉर्मली, इतना प्रोफेसर डीपली चेक नहीं करता है, ठीक है। और भी आप चीज़ें ऐड कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो इन सब चीज़ों को भी आप ऐड कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आप इस पर भी जो है एक बार इसको भी आप एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन को आपको मिल जाएगा, एक बार आप गूगल कर लीजिए इन क्वेश्चन को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है अर्थशास्त्र का पहला, ठीक है, द डिफाइन इकोनॉमिक्स एंड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा को लिखें और कृषि में अर्थशास्त्र के महत्व को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको भी एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और सेकंड आपका ये भी पूछ सकता है इन सब चीज़ों, पूंजी में पूछ सकता है भाई इससे, ठीक है। इससे क्या धन और पूंजी के बारे में पूछ सकता है। आर्थिक क्रियाओं में आर्थिक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट धन और पूंजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसको एक बार जरूर याद करिएगा, ठीक है। ये आप बना के भी लिख सकते हो, बट इसको एक बार जरूर रीड कर लिया, क्योंकि तभी आप चीज़ें बना के लिख पाओगे जब आपको उसके बारे में कुछ जानकारी होगी। तो इसको आप एक बार जरूर रीड कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो बेसिक क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे जो है बता दिए, 2-2 नंबर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि नंबर जो है जनरली यही क्वेश्चन बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं क्योंकि कम लिखना पड़ता है 2 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये पूरे मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया। बाकी आपका काम है 2 से 1-2 क्वेश्चन आपको और सॉल्व करने हैं। 2018-19 का इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में आप एग्रीकल्चर में अपडेट के लिए हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट आपके CSPD और आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।